नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मेरे साथियों। आपको अभी तक मैं एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 1 से लेकर 3 तक कंप्लीट करा चुका हूं हिंदी मीडियम के लिए। इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज अपना 5वां चैप्टर हम लेकर आए हैं, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, पुष्पीय पादपों की आकार की। किसी भी नीट एग्जाम की बात कर लें या किसी भी कंपटीशन एग्जाम की बात कर लें, इस चैप्टर से क्वेश्चन 100% आते ही आते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन मॉर्फोलॉजी से पूछे जाते हैं और इसके उदाहरण बहुत ईजी होते हैं। उनको याद करने के ट्रिक के मैंने शॉर्ट वीडियो बनाया, वहां जाकर देख सकते हैं। आप लोग इस चैप्टर को पढ़ने के लिए क्या कॉन्सेप्ट रखना चाहिए वो उसके बारे में बताऊंगा। ये चैप्टर बहुत इजी है। इसमें 2 पार्ट है प्लांट के। हम बाहरी आकार के, नाम से पता चल रहा है किसकी, पुष्पीय पादपों की आकार की, मतलब पौधे बाहर से जो हमें दिखाई देते हैं उनके बारे में पढ़ना है। पुष्प में बाहर से दिखाई देने वाली संरचनाएं या पौधे में बाहर से दिखाई देने वाली संरचनाएं, उनके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। अब हम जो ये पढ़ रहे हैं वो कौन से पादपों की पढ़ रहे हैं बेटा, ये भी इंपॉर्टेंट है। हमने अभी तक प्लांट किंगडम जो चैप्टर पढ़ा था, पादप जगत, उसमें किसके बारे में पढ़ा था हमने? शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और लास्ट में 5वां था अपना एंजियोस्पर्म। इस तरह से हमने 4 जो वर्ग थे या क्लास थी पादपों की पढ़ ली थी। 5वीं थी अपनी कौन सी? एंजियोस्पर्म। अब एंजियोस्पर्म के बारे में ही पूरी जानकारी हमें आगे तक देनी है। तो हम जो पुष्पीय पादप जो मॉर्फोलॉजी पढ़ रहे हैं वो एंजियोस्पर्म प्लांट के ही पढ़ेंगे। पौधे में मुख्यतः हमको 3 भाग जो दिखाई देते हैं बाहर, नॉर्मली हम बोलते हैं कि जड़, तना, पत्ती, ये होते हैं। लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे पौधे में जड़ भी होती है, तना भी होता है, पत्तियां भी होती हैं, पुष्प भी होते हैं, फल भी होते हैं, बीज भी होते हैं। क्लियर? इस तरह से ये सब टॉपिक में डिवाइड हुआ है ये चैप्टर। तो आप लोगों का ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए फटाफट से हम अपने टॉपिक पे आते हैं। देखो हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, जड़, तना और इनके रूपांतरण। तो हम बात करते हैं अपना जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो बात कर रहे हैं कि पौधे में क्या क्या संरचनाएं होती है। पहले आपको मैं बता दूं कि पौधे के 2 भाग होते हैं। पादप में क्या होते हैं? 2 भाग। प्लांट जो अपना पादप आपको यहाँ दिया हुआ है, इसमें 2 भाग हैं। कौन कौन से 2 भाग है बेटा? एक तो होता है वायवीय भाग और एक होता है भूमिगत भाग। 2 भाग, भूमिगत और दूसरा कौन सा है? वायवीय। तो ये नीचे वाला पोर्शन जो हमें दिखाई दे रहा है, ये कौन सा वाला? ये नीचे वाला, ये जड़ वाला। ये वाला पोर्शन आप लोगों का कौन सा है? मूल तंत्र। इसको बोलते हैं हम, कौन सा वाला भाग बोलते हैं? भूमिगत। और ये ऊपर वाला भाग जिसको हम बोलते हैं वायवीय भाग। वायवीय भाग। अब इस वायवीय भाग में हमें क्या क्या संरचनाएं दिखाई देती है भाई? भूमिगत में हमको तो जड़ी दिखाई देगी। क्या देगी बेटा? जड़ें। भूमिगत में तो हमें जड़ें। वायवीय भाग में क्या क्या संरचनाएं आप लोगों को दिखाई देती है? सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि क्या होता है बेटा? तना। भूमिगत भाग के बाहर की ओर जो वायवीय भाग है उसमें हमें क्या दिखाई देता है? ये रहा अपना तना, ये पौधे का तना। दूसरा हम बोलते हैं इसमें पत्तियां होती हैं। क्या होती है बेटा? ये रही पत्तियां। क्लियर? अब इस तने पर क्या होते हैं? तने पर होते हैं पर्व। और पर्व संधि। ये आपको बहुत कंफ्यूजन करते हैं, क्या होते हैं पर्व और क्या होते हैं पर्व संधि। तो हम इसको नोड और इंटरनोड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? नोड और इंटरनोड। ये वाला भाग, ये भाग जहां से पत्तियां निकलती है या फिर जहां से कोई शाखा निकलती है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं नोड। पर्व संधि। नोड को इंग्लिश में, नोड तो इंग्लिश हो गया और हिंदी क्या हो गया? पर्व संधि। और 2 पर्व संधियों को जोड़ने वाले भाग होता है क्या? पर्व। क्या है बेटा अपने यहाँ पर? पर्व। तो ये तो नोड हो गया और ये इंटर नोड हो गया। क्लियर? एक पर्व यहाँ पर, एक पर्व यहाँ पर है, इनको जोड़ने वाली पर्व संधि है। अब इसी प्रकार से इस पर और संरचनाएं होती हैं। क्या होता है बेटा? फल होता है, पुष्प होता है। ये रहा फल। पहले पुष्प बनेगा और पुष्प किसमें बदल जाएगा? फल में बदलेगा। इस तरह से इसमें छोटी कलिकाएं भी होती हैं, कक्षीय कलिका, जहां से वो
शाखा भी बना सकती है या पुष्प भी बना सकती है। क्लियर? तो इस तरह से ये एक ओवरव्यू हम मैंने दिया है आप लोगों को, जो हमें पढ़ना है कि मॉर्फोलॉजी में हम क्या पढ़ेंगे। पौधे में दो भाग होते हैं, एक होता है वायवीय भाग और एक होता है भूमिगत भाग। भूमिगत भाग में क्या होती है, जड़ें। अब इन जड़ों को और ज्यादा मैं क्लियरली बता दूंगा एनसीईआरटी से, देखो, और ज्यादा एनसीईआरटी के अलावा मैं नोट्स पे भी इसको क्लियर करके बता दूंगा। देखो आ जाते हैं अब एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं इस चैप्टर को, क्या क्या पॉइंट है अपने उस पर बात करते हैं। अध्याय 5, पुष्पीय पादपों की आकार की, मतलब पुष्पीय पादप बाहर से जैसे हमें दिखाई देते हैं। यद्यपि एंजियोस्पर्म की आकार की अथवा बाह्य संरचना बहुत विविधता पाई जाती है, मतलब हम बोलेंगे कि अलग अलग पादप में जो डिफरेंट स्पीसीज है उसमें बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है, फिर भी इन उच्च पादपों का विशाल समूह हमें अपनी ओर आकर्षित करता है। इन उच्च पादपों में मूल, स्तंभ, पत्तियां, पुष्प और फलों की उपस्थिति इनका मुख्य अभिलक्षण है। क्या है बेटा? जड़ हो, तना हो, पत्तियां हो, पुष्प, ये एंजियोस्पर्म पादप का क्या है, मुख्य अभिलक्षण है। अध्याय 2 और 3 में हमने पादप वर्गीकरण के विषय में अध्ययन किया, जो आकार के तथा अन्य अभिलक्षणों पर आधारित थे। सेकंड में तो हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में बात की थी कि 5 रैंडम क्लासिफिकेशन, तो वहां से एक हमारा निकल कर आया था पादप जगत। और तीसरे में हमने प्लांट किंगडम की ही बात करी थी, जिसमें हम पादप की 5 क्लासेस पढ़ी थी। कौन कौन सी? शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। अब आगे देखें, वर्गीकरण तथा उच्च पादपों को भली भांति समझने के लिए अथवा सभी जीवों के लिए हमें संबंधित मानक वैज्ञानिक शब्दावली तथा मानक परिभाषाओं के ज्ञान की आवश्यकता होती है, क्योंकि हम साइंस की क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, विज्ञान की स्टडी कर रहे हैं, तो हमें वैज्ञानिक भाषा का ज्ञान होना चाहिए। हमें विभिन्न पदों की विविधता, पादपों की विविधता जो पौधों में पर्यावरण के अनुकूल का परिणाम है। पादपों में जो विविधताएं पाई जाती हैं वो किसके कारण होती हैं? उनके आसपास के उनके वातावरण के कारण। वो अपने आप को उसके अकॉर्डिंग क्या कर लेते हैं, अनुकूलित कर लेते हैं। जैसे कि विभिन्न आवासों के प्रति अनुकूलन, संरक्षण, चढ़ना और संचयन आदि विषय में भी ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता है। यहां तक तो इंट्रोडक्शन चल रहा है, थोड़ा सा और बाकी है। यदि आप किसी खरपतवार को उखाड़ेंगे, खरपतवार क्या होते हैं बेटा? वो अनावश्यक पौधे जिनकी हमें आवश्यकता नहीं होती, फिर भी वो क्या होते हैं, उग जाते हैं। आप देखेंगे कि उन सभी में मूल, तना, पत्तियां होती हैं। अब पादप है तो जड़, तना, पत्ती तो होगी ही होगी। उनमें फूल तथा फल भी लगे होते हैं। पुष्पीय पादपों का भूमिगत भाग मूल तंत्र, जबकि ऊपरी भाग प्ररोध तंत्र होता है। ये हमने फर्स्ट स्लाइड में इसको देख लिया था। क्लियर है? यहां तक क्लियर है सबका? कोई डाउट हो तो बोलो। फिर आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे क्या? पौधे में भूमिगत भाग, जड़ के बारे में। देखो भाई इधर, यहां से इंपॉर्टेंट है, यहां से चीजों को समझना। अब ये जड़ है, ये जड़ आई कहां से, ये कैसे निर्माण हुआ मूलों का, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। देखो मैं आपको एक चीज बढ़ा, मान लीजिए यहां पर ये हमारे पास क्या है बेटा, हमारी हेडिंग है मूल या रूट का निर्माण कैसे होता है। हमारे पास बीज होता है हर पौधे में, जो हमारे यहाँ पर पुष्प में तो आप लोगों को पता है कि किस तरह से पुष्प के अंदर फल बनता है, फल में के अंदर क्या पता है, बीज होता है। देखो इस तरह से, ये मैंने एक बीज ले लिया इधर, क्या है बेटा, बीज। इस बीज में यहां पर इस तरह की संरचना होती है। सेम की फली का बीज ले लिया, किसी का भी ले लिया, ठीक है। इस बीज को हम क्या करते हैं, ओपन करते हैं। ओपन करते हैं तो हमको इस तरह की संरचनाएं दिखाई देती है इसके अंदर। देखो इधर आपको दिखाई देगा, ये डाइकोट का बीज है, द्विबीजपत्री का। अभी आप जान जाओगे कि डाइकोट क्या होते हैं, मोनोकोट क्या होते हैं। इस चैप्टर में हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो यहां पर ये दो क्या है बेटा, इसके दो बीज पत्र। ये क्या है, बीज पत्र। और ये क्या है संरचना आप लोगों की, ये है भ्रूणीय अक्ष। ये क्या है बेटा, भ्रूणीय
अक्ष, ये है भ्रूणीय अक्ष। इस पर जो संरचनाएं होती है उनके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर दो संरचनाएं आपको जो दिखती हैं, एक तो है ये वाली और एक ये है ये वाली। ऊपर वाली है प्रांकुर, जिसे प्लूमूल भी कहा जाता है, और नीचे है आप लोगों के मूलांकुर, जिसे हम रेडिकल भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? रेडिकल। मूलांकुर। अब प्रांकुर से क्या बनता है? प्रांकुर से आप लोगों का बनेगा तना। प्रांकुर से क्या बनता है बेटा? तना। मूलांकुर से क्या बनती है बेटा? जड़ें या रूट, या फिर हम बोल देंगे मूल। तो हम पढ़ने वाले हैं क्या? मूल। तो हम क्या पढ़ेंगे बेटा? मूल। हमें पढ़ना है मूल के बारे में। तो अब यहां से आपको पता चला कि बीज में दो भाग होते हैं, एक तो है प्रांकुर और एक होता है मूलांकुर। और यहाँ पर बीज पत्र, जिसमें क्या होता है? भोजन का संग्रहण होता है। ये द्विबीजपत्री पादप का बीज है। तो अब हम रूट के बारे में पढ़ेंगे आगे। इसी में देखो, मैं आपको बता दूं, देखो इधर। तो मूल का निर्माण किससे हो रहा है बेटा? मूलांकुर से। तो यहां पर हम बात करेंगे जड़ के प्रकार, मूल के प्रकार। क्या पढ़ेंगे? मूल के प्रकार। तो मूलों के प्रकार, मूलें दो प्रकार की या जड़ें दो प्रकार की होती हैं। क्या होती है बेटा? दो प्रकार की। एक तो होती है कौन सी? टैप रूट, जिसको हम बोलते हैं मूसला मूल, जो मूलांकुर से निकलती हैं। टैप रूट। टैप रूट इसको बोलते हैं मूसला मूल। और एक है हमारी एडवेंटिशियस रूट, जिसको बोलते हैं अपस्थानिक जड़ें। अपस्थानिक मूल। अब ये आपको जानना है कि बेटा ये किसके आधार पर है? ये है उत्पत्ति के आधार पर। मूलों के प्रकार किसके आधार? नॉर्मली जड़ों की उत्पत्ति कहां से होती है बेटा? मूलांकुर से। ये वाली जड़ें हैं जिनका निर्माण कहां से होता है? मूलांकुर से। यहां लगे थे निर्माण मूलांकुर से। कहां से हो रहा है? मूलांकुर से। और यहां पर क्या होता है? मूलांकुर को छोड़कर पौधे के अन्य भाग से। मूलांकुर को छोड़कर पादप के अन्य भाग से यदि जड़ों का निर्माण हो तो उन्हें बोलेंगे अपस्थानिक जड़ें। क्या बोलेंगे बेटा? क्या बोलेंगे? बोलो बोलो बोलो, क्या बोलेंगे? अपस्थानिक जड़ें। ठीक है, देखो इधर अब आगे इसका डायग्राम बना दूं मैं। मूलांकुर से हमारे पास इस तरह की जड़ें निकलती है, जैसे ये मान लीजिए, ये इस तरह से जड़ें निकलती हैं। ये रहा हमारा। तो ये तो होती है बेटा प्राथमिक जड़। कैसी होती है? प्राथमिक। और ये अपनी होती है कैसी? सेकेंडरी। और ये कौन सी होती है बेटा? टर्शियरी। क्लियर? तो ये एक तरह से निर्माण किससे हो रहा है? मूलांकुर से। इसमें प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्या है? जड़ें होती हैं। इसका जो उदाहरण होता है वो हमारे पास क्या होता है? द्विबीजपत्री पादपों में। क्या मिलती है हमें? उदाहरण इसका है द्विबीजपत्री पादप में। अब ये दूसरे हमारे पास जो है, ये कौन सी जड़ें हैं बेटा?
ये है अपस्थानिक जड़ें जो मूलांकुर को छोड़कर पौधे के अन्य भाग से निकलती है। इसका उदाहरण है बरगद में पाए जाने वाली जो उसकी शाखाएं निकलती हैं बरगद में, उसकी बोल देंगे उदाहरण है इसका शाखाओं से, बरगद में शाखाओं से निकलने वाली जड़ें। इसका डायग्राम आप लोगों के एनसीईआरटी में दिया हुआ है, मैं वो बता दूंगा। क्लियर? तो ये कौन सी होगी हमारे पास में, उत्पत्ति के आधार पर जड़ों के प्रकार। अब इसी में ही आप लोगों के बेटा एनसीईआरटी में आगे टर्म आती है मूल तंत्र, मतलब रूट सिस्टम। देखो इसको समझो, रूट सिस्टम क्या है। अब रूट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा? रूट सिस्टम के बारे में। तो आप लोगों को यह भी याद रखना है। अब पढ़ेंगे हम रूट सिस्टम, मतलब मूल तंत्र। मूल तंत्र ये भी दो प्रकार का होता है, मूसला मूल तंत्र और फाइब्रस रूट सिस्टम, जकड़ा मूल तंत्र। मूसला मूल तंत्र और दूसरा है अपना जकड़ा मूल तंत्र, फाइब्रस रूट सिस्टम, तंतुक भी बोलते हैं। अब मूसला मूल तंत्र क्या होता है? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, इन तीनों रूट को मिलाकर जो सिस्टम बनता है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक जड़ें मिलकर क्या बनाती हैं? मूसला मूल तंत्र का निर्माण करती हैं। देखो इधर डायग्राम में, जैसे मैंने बताया था आप लोगों को, यहां पर ये वाला ये रहा। तो हमारे पास में ये कौन सी थी? प्राइमरी रूट। ये कौन सी है? सेकेंडरी। और ये कौन सी है? टर्शरी। इसको बोलेंगे हम मूल तंत्र। लेकिन कौन सा है? मूसला मूल तंत्र। कौन सा है बेटा? ये मूसला मूल तंत्र। इस तरह से यहाँ पर आप लोगों का मूसला मूल तंत्र है और इसका एग्जाम्पल है। ये कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है आप लोगों का किसमें? डाइकोट में। किसे मिलता है बेटा? इसका उदाहरण है द्विबीजपत्री। द्विबीजपत्री पादप। अब जकड़ा मूल तंत्र क्या होता है बेटा? इसमें जो प्राथमिक जड़ है, ये कौन सी थी हमने बताएंगे। इसमें प्राथमिक जड़ अल्पायु होती हैं। प्राथमिक जड़ क्या होगी? अल्पायु। जैसे ये प्राथमिक जड़ निकल रही है, ये प्राथमिक जड़ है, ये थोड़ी छोटी होगी और इसके यहाँ साइड में से बहुत सारी तंतु के समान फाइब्रस क्या निकलेंगी? रेशेदार जड़ें निकलेंगी। रेशेदार, ठीक है। तो इसमें कोई मुख्य जड़ नहीं है, इसमें कोई मुख्य जड़ होती है। ये किसमें पाया जाता है? एक बीजपत्री, उदाहरण मक्का, गन्ना। जितने भी आप लोगों के एक बीजपत्री प्लांट है ना, मक्का हो गया, चावल हो गया, गेहूं हो गया, उसमें और घास में, ठीक है, जकड़ा मूल तंत्र पाया जाता है। तो यहां पर हमने देखा तीन चीजें। कौन कौन सी देखी? देखो एक बार फिर बता दें आप लोगों को, देखो ध्यान से। पहले तो हमने देखी कि मूल का निर्माण कैसे हो रहा है? मूलांकुर से। फिर यहाँ पर मूल के प्रकार, उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार, टैप रूट और एडवेंटिशियस रूट। टैप रूट द्विबीजपत्री में, एडवेंटिशियस रूट मूलांकुर को छोड़कर पौधे के अन्य भाग से। और तीसरा है आप लोगों का यहाँ पर क्या? रूट सिस्टम। रूट सिस्टम मूसला मूल तंत्र, जकड़ा मूल तंत्र। ये प्राइमरी, सेकेंडरी और तृतीयक
टर्शरी रूट से मिलकर बनता है। ये किस में मिलता है? डाइकोट में। और एक प्राथमिक जड़ क्या होती है? अल्पायु इसमें, किसमें? जकड़ा मूल तंत्र में। ये किसमें मिलता है? मोनोकॉट में। अब आगे आप लोगों का है जो एनसीईआरटी है वही पढ़ते हैं। देखो इधर एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है अपने मूल के बारे में, मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया है। अब इसमें एनसीईआरटी से हमें पढ़ना है। देखो इधर स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी बारे में। किसके बारे में? मूल के बारे में। अभी तक मैंने आपको पढ़ाई दिया सब कुछ वैसे तो, अब बस रीडिंग लगानी है एनसीईआरटी की। अधिकांश द्विबीजपत्री पादपों में मूलांकुर के लंबे होने से प्राथमिक मूल बनती है। किसके लंबे होने से बेटा? मूलांकुर के। अभी हमने देखा कि मूलांकुर से क्या निकल रही है? जड़ें जो मिट्टी में उगती हैं। कहां उगती है बेटा? मिट्टी में। इसमें पार्श्वीय मूल होती हैं जिन्हें हम द्वितीयक और तृतीयक मूल कहते हैं। अभी तक मैंने डायग्राम बना के बताया था आप लोगों को, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राथमिक मूल तथा इसकी शाखाएं मिलकर क्या बनाती है? मूसला मूल तंत्र बनाया था, मैंने बताया था। प्राइमरी और सेकेंडरी ये सब मिलकर क्या बना रही है? मूसला मूल तंत्र। इसका उदाहरण है सरसों का पौधा, मतलब द्विबीजपत्री। एक बीजपत्री में प्राथमिक मूल अल्पायु होती है, बताया था अभी, और इसके स्थान पर अनेक मूल निकल जाती हैं। ये मूल तने के आधार से निकलती हैं, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? इन्हें हम क्या बोलते हैं? देखो एनसीईआरटी में इसे बोलते हैं जकड़ा मूल तंत्र। तने के नीचे आधारी भाग से निकलती है। इसका उदाहरण क्या था? गेहूं। ये मैंने बता दिया था आपको। कुछ पौधे जैसे कि घास तथा बरगद में मूल मूलांकुर की बजाय अन्य भाग से निकलती हैं, इन्हें अपस्थानिक मूल कहते हैं। हम पढ़ चुके हैं अपस्थानिक जड़ें। मूल तंत्र का प्रमुख कार्य मिट्टी से पानी तथा खनिज लवणों का अवशोषण तथा पौधों को मिट्टी में जकड़कर रखना है और खाद्य पदार्थ का संचय करना है। पादप नियामक का संश्लेषण करना है। पादप नियामक क्या होते हैं? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर हार्मोन की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहां तक तो क्या हुआ अपने मूल के बारे में। अब मूल के क्या होते हैं बेटा? क्षेत्र होते हैं, जोन होते हैं। मूल में 4 क्षेत्र होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखो डायग्राम से बता दें आप लोगों को। देखो इधर, ये देखो एक बार फिर जो एनसीईआरटी में डायग्राम दिया था, ये है मूसला मूल, ये है आप लोगों की फाइब्रस मूल, और ये कौन सी है? अपस्थानिक जड़ें। ये निकल रही है अपस्थानिक जड़ें। कहां से निकल रही है? ये मूलांकुर के अलावा अन्य भाग से। अब हम बात कर रहे थे कि तने के भाग मूल के कौन कौन से भाग होते हैं। देखो इधर, ये मूल में 4 क्षेत्र होते हैं। कौन कौन सा होता है? पहला होता है मूल गोप, जो सबसे नीचे होता है। फिर उसके बाद होता है दूसरा जोन, मेरिस्टेमेटिक जोन, जिसको हम बोलते हैं क्या? विभ्योजोतक क्षेत्र। विभ्योजोतक क्षेत्र की कुछ कोशिकाएं क्या होती है बेटा? बड़ी हो जाती है साइड में। साइड में क्या बड़ी हो जाएंगी? तो क्या बनाएंगी? वो दीर्घीकरण क्षेत्र बनाएंगी। अब इसी में से कुछ कोशिकाएं और ज्यादा बड़ी हो जाएंगी, तो ये क्या बनाएंगी? यहाँ पर क्षेत्र बनेगा। कौन सा बनेगा? परिपक्वन क्षेत्र। और इस परिपक्वन क्षेत्र से क्या निकलेंगे? ये मूल रोम निकलेंगे। क्या निकलेंगे बेटा? ये मूल रोम। तो आप लोगों से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जड़ में या मूल में कितने क्षेत्र होते हैं? 4 जोन होते हैं। कौन सा होता है? सबसे पहले रूट केप होता है, दूसरा क्या होता है? विभ्योजोतकी क्षेत्र होता है, तीसरा क्या होता है आप लोगों का? दीर्घीकरण, और चौथा क्या होता है? परिपक्वन क्षेत्र। और परिपक्वन क्षेत्र से क्या निकलते हैं? मूल रोम। और मूल रोम का क्या कार्य होता है? इनका होता है कार्य जल व खनिज का अवशोषण। जल व खनिज लवणों क्या करते हैं? ये अवशोषण करते हैं। देखो इधर मूल के क्षेत्र। मूल का शीर्ष अंगुली लित जैसे मूल गोप से ढका रहता है। मतलब जैसे कि ये रूट है और ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा? मूल गोप हो जाएगा। यह कोमल शीर्ष की तब तक रक्षा करता है जब मूल मिट्टी में अपना रास्ता क्या करती है? बना रही होती हैं। क्योंकि बेटा जब स्टार्टिंग में बीज को डाला जाता है और जड़ें निकल रही होती हैं तो बहुत नाजुक होती हैं, बहुत क्या होती हैं? सॉफ्ट होती हैं। मिट्टी से वो क्या हो सकती है? नष्ट हो सकती है। उनको बचाने के लिए क्या रखा जाता है? मूल गोप का निर्माण किया जाता है। मूल गोप से कुछ मिलीमीटर ऊपर की ओर मेरिस्टेमेटिक क्रियाओं का क्षेत्र होता है। इस क्षेत्र की कोशिकाएं बहुत छोटी होती है, पतली भित्ति वाली होती हैं। उनमें सघन प्रोटोप्लाज्म होता है। ये विभ्योजोतक कोशिकाओं की क्या होती है? विशेषता। उनमें बार बार विभाजन की क्या होती है? क्षमता होती है। ये किसकी विशेषता है? विभ्योजोतक कोशिकाओं की। इस क्षेत्र में समीपस्थ स्थित कोशिकाएं शीघ्रता से लंबाई में बढ़ती हैं और क्या कर रही है?
मूल को लंबाई में बढ़ाती हैं। क्या करती है बेटा? ये मूल को लंबाई बढ़ाती है। इस क्षेत्र को हम दीर्घीकरण क्षेत्र कहते हैं। मतलब आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा क्षेत्र मूल की लंबाई को बढ़ाने के लिए सहायक है, तो दीर्घीकरण क्षेत्र आंसर होगा सेकंड। दीर्घीकरण क्षेत्र की कोशिकाओं में विविधता और परिपक्वता आती है। यही कोशिकाएं आगे जाकर परिपक्व क्षेत्र का निर्माण करती हैं। इसलिए दीर्घीकरण के समीप स्थित क्षेत्र को परिपक्व क्षेत्र कहते हैं। यहां से क्वेश्चन बनते हैं आप लोगों के चारों जोन से। ये हो गया एक तो परिपक्व क्षेत्र, ये रहा दीर्घीकरण क्षेत्र, और इससे पहले हमने दो पढ़ लिए, कौन कौन सा? मूल, गोप और मेरिस्टेमेटिक क्षेत्र। आगे चलें। इस क्षेत्र में बहुत पतली तथा कोमल धागे की तरह की संरचनाएं निकलती है जिन्हें हम मूलरोम कहते हैं, और ये मूलरोम मिट्टी से पानी तथा खनिज लवणों का अवशोषण करते हैं। क्लियर? यहां तक आप लोगों का क्या कंप्लीट हुआ बेटा? ये जड़ के प्रकार हमने ये पढ़ लिए। जड़ में यहाँ पर जड़ तंत्र, मूल तंत्र पढ़ लिया, और यहाँ पर हमने पढ़ लिया किसके बारे में? जड़ के क्षेत्र के बारे में। अब हम इसमें जो सेकंड टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो क्या है बेटा? तना। क्या है? तना। अभी हमने बताया दिया था तना क्या होता है? वायवीय भाग होता है। इस पर क्या होती है बेटा? पत्तियां लगी होती हैं। इस पर पर्व संधि होती है। इस पर फल होते हैं। इस पर फूल होते हैं। ठीक है? और उन फल और फूल से क्या बनता है आप लोगों के? बीज का निर्माण होता है। अब देखो तना पढ़ लेते हैं। इसमें जो दिया हुआ एनसीईआरटी में, ज्यादा नहीं है, बहुत छोटा एनसीईआरटी का तना, तो फिर मैं आपको बताऊंगा तने के बारे में। ऐसे कौन से अभिलक्षण हैं जो तने तथा मूल में विभेद स्थापित करते हैं? बता दिया कि तना कौन सा होता है? वायवीय। मूल कौन सा होता है? भूमिगत। तना अक्ष का ऊपरी भाग है जिस पर शाखाएं, पत्तियां, फूल तथा फल होते हैं। यह अंकुरित बीज के भ्रूण के प्रांकुर से विकसित होता है। इंपोर्टेंट तो यही था जो मैंने आप लोगों को बता दिया। किससे विकसित होता है? ये प्रांकुर से। तने पर गांठ तथा पोरियां, पर्व तथा पर्व संधियां होती हैं। तने के उस क्षेत्र को जहां पर पत्तियां निकलती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? गांठ। क्या बोलते हैं? गांठ। ठीक है? या नोड। ये नोड अंतस्थ अथवा कक्षीय हो सकती हैं। अंतस्थ अथवा कक्षीय, ये रही कक्षीय स्थिति होती है इनको। जब तना शेषावस्था में होता है तब वह प्राय हरा होता है और बाद में काष्ठीय तथा भूरा हो जाता है। क्लियर? तने का प्रमुख कार्य शाखाओं को फैलाना, पत्ती तथा फूल तथा फल को संभाले रखना। यह पानी, खनिज तथा लवण तथा प्रकाश संश्लेषी पदार्थों का संवहन करता है। तने भोजन संग्रहण करने, सहारा तथा सुरक्षा देने और कायिक प्रवर्धन करने का भी कार्य संपन्न करता है। ये रहा स्टेम। स्टेम वैसे अब आपकी जो ये नई वाली एनसीईआरटी है उसमें तो बहुत कम है, पहले बहुत ज्यादा दिया हुआ था पुरानी एनसीईआरटी में। तने तीन प्रकार के होते थे। कौन कौन से? वायवीय, अर्धवायवीय और भूमिगत। तो वायवीय तो हमको इजीली दिख जाता था। अब भूमिगत जो बिल्कुल तने नीचे होते थे, भूमिगत तने हमारे भी डिवाइड होते थे। उसमें हम लोग पढ़ते थे, पहले आता था एनसीईआरटी में कि भूस्तारिका, अंतःभूस्तारी, रनर, सकर, स्टोलन, ऑफसेट, ये सब एग्जांपल, जैसे कि पिस्टिया ऑर्किडनिया और पिस्टिया आइकोर्निया जो कि जलीय पादप है जिनको हम ऑफसेट मिलता है, ये पहले पढ़ा जाता था। अब एनसीईआरटी में नहीं है ये पोर्शन, नई वाली एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम पढ़ रहे हैं। अदरवाइज हम तने को भी तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते थे। क्लियर? अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें हम पढ़ेंगे क्या? पत्तियां। क्या पढ़ेंगे बेटा? पत्ती। देखो पत्ती के बारे में बता दूं मैं आप लोगों को। लीफ, पत्ती में क्या क्या संरचना है जो दिखाई देती है उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। ये मान लीजिए ये है एक हमारे पास में इस तरह की लीफ, ये तना जहां से आप लोगों की लीफ निकल रही है। इस तरह की हमारे पास में क्या है? ग्रीन लीफ है, ये रही। जहां से लीफ तने से अटैच होती है या जुड़ती हैं उस वाले भाग को हम क्या बोलते हैं भाई? उसको बोलते हैं हम आप लोगों का नोड। क्या बोलेंगे बेटा? नोड। अब इस पर दो छोटी छोटी इस तरह की संरचना होती है पत्ती जैसी, उसको बोलते हैं अनुपर्ण। अनुपर्ण। अब इस पत्ती में देखो इस तरह का विन्यास भी होता है। मध्य वाली होती है, इसको बोलते हैं मध्य शिरा, मिड रिब। क्या बोलते हैं बेटा इसको? मध्य शिरा।
अब यहां पर आप लोगों को ये डायग्राम यहां दिखाई दे रहा है कि यहां से लेकर यहां तक ये वाला जो भाग है इसको बोलते हैं पर्ण व्रंत या फिर इसे बोलते हैं पिटियोल। क्या बोलते हैं बेटा? पिटियोल। ये जो फूला हुआ भाग है इसको बोलते हैं स्टारिका। क्या बोलते हैं? स्टारिका। अब पत्ती जहां पर निकल रही थी किससे, इसको बोलते हैं पर्णाधार। क्या बोलते हैं बेटा इसको? पर्णाधार, लीफ बेस। तो पत्ती की संरचना, पत्ती की संरचना, पत्ती की संरचना में आप लोगों के पास में 3 भाग होते हैं। पहला होता है पर्णाधार, दूसरा होता है पर्णव्रंत और तीसरा होता है स्टारिका। ये 3 संरचनाएं। ये स्टारिका कैसा होता है बेटा? हरे। ये कैसा होता है? हरा। ठीक है, ऊपर वाला भाग जो हरा रंग का होता है उसे बोलते हैं स्टारिका। और ये मध्य शिरा और ये छोटी छोटी क्या होती है? शिरिकाएं। इस तरह से पत्ती की संरचना में ये 3 भाग मुख्य दिखाई देते हैं। लेकिन कभी कभी पत्ती का ये पर्णव्रंत है ना, पर्णव्रंत क्या होता है? तने पर लिपट जाता है, तने पर लिपट जाता है। मान लीजिए ये हमारी क्या था? एक तना, इस पर ये पर्णव्रंत इस तरह से लिपट गया, यहां पर ये पर्णव्रंत। तो मोनोकोट में आप लोगों को इस तरह की संरचना दिखाई देती है। किसमें दिखाई देती है बेटा? एक बीजपत्री पादपों में। और कभी कभी ये जो पर्णाधार है ये फूल जाता है, इसको हम बोलते हैं पर्णव्रंत तल्प, पल्वाइनस। तो अब पढ़ते हैं एनसीईआरटी में। देखो इधर, देखो इधर, पत्ती पार्श्वीय चपटी संरचना होती है जो तने पर लगी होती है। यहां पर गांठ होती है। क्या होती है बेटा? नोड। इसके कक्ष में कक्षीय कलिका होती है के बाद में यह शाखा में विकसित हो जाती है। मतलब देखो यहां पर ये वाला जो डायग्राम था ये रही, यहां पर कक्षीय कलिका भी होती है। अनुपर्ण तो बनाई दिए मैंने, कक्षीय कलिका भी बनाए थे। यहां पर ये होती है कक्षस्थ कलिका, ऑक्सिलरी बर्ड, कक्षस्थ कलिका। ये पुष्प बना सकती है या फिर शाखा भी बना सकती है। चलें इधर, बाद में शाखा में विकसित हो जाती हैं। पत्तियां प्ररोह के शीर्षस्थ मेरिस्टेम से निकलती हैं। पत्तियां प्ररोह पर क्या होता है? शीर्षस्थ विभिजोतक होता है, वहां से निकलती हैं। ये पत्तियां अग्र अभिसारी क्रम में लगी होती हैं। अग्र अभिसारी क्रम और तला अभिसारी क्रम, मतलब यहां पर बात कर रहा है कि नई पत्तियां ऊपर की ओर, मतलब नई लीफ ऊपर की ओर। तो पुरानी पत्तियां कहां जाएंगी? ऑटोमेटिकली नीचे। तो नई पत्तियां ऊपर की ओर होती है तो इसको बोलते हैं क्या? अग्र अभिसारी क्रम। यह पौधे में बहुत ही महत्वपूर्ण कायिक अंग है क्योंकि ये भोजन का निर्माण करती है। क्लियर? एक प्रारूप पत्ती के 3 भाग होते हैं, पर्णाधार, पर्णव्रंत और स्टारिका। पत्ती पर्णाधार की सहायता से तने से जुड़े रहती हैं। किसकी सहायता से? पर्णाधार की सहायता से। देखो एनसीईआरटी का डायग्राम ये रहा, ये रहा, ये रहा पर्णाधार, ये है पर्णाधार जहां से जुड़ती है। पत्राकार भी लिखा हुआ है इसको। ये है भाग लंबा जिसको बोलते हैं पत्रव्रंत या पर्णव्रंत। और ये ग्रीन वाला भाग इसका ये है स्टारिका। और यहां पर ये निकलती है छोटी छोटी क्या है? कक्षीय कलिका। और कभी कभी मैंने बोला ना यहाँ पर इस तरह की क्या हो सकती है? ग्रीन छोटी छोटी लीफ, उसको बोलते हैं अनुपर्ण। क्या बोलेंगे बेटा उसे? अनुपर्ण। इस तरह से ये डायग्राम दिया हुआ है। इसमें 3 भाग है, एक होता है पत्राधार, दूसरा होता है पर्णव्रंत और तीसरा होता है स्टारिका। ये एक पत्ती की मुख्य संरचना में 3 भाग होते हैं। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट एनसीईआरटी पे अपना। पार्श्व छोटी पत्तियां निकल सकती हैं जिन्हें अनुपर्ण कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? उन्हें अनुपर्ण कहते हैं। एक बीजपत्री में पर्णाधार चादर की तरफ फैलकर पूरा अथवा आंशिक रूप से ढक लेता है। कुछ लेग्यूमिनेसी तथा कुछ अन्य पातों में पर्णाधार फूल जाता है। बताया था ना, पर्णाधार फूल जाता है। क्वेश्चन यहीं से बनता है, क्वेश्चन यहीं से आता है, इसको अंडरलाइन कर लेना।
पर्णाधार फूल जाता है तो पर्णाधार का फूला हुआ भाग क्या कहलाता है? इसको हम बोलते हैं पर्णवृंत तरल पिया पल्बाइनस। अंडरलाइन कर लो बेटा, यहां से नीट में क्वेश्चन आता ही आता है। नीट या अदर एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आते हैं। पर्णवृंत पत्ती को इस तरह सजाता है जिससे कि इसे अधिकतम सूर्य का प्रकाश मिले। मतलब सूर्य की किरणें ऐसे आ रही हैं तो पर्ण, ये जो आप लोगों का ये इतना सा भाग हम बोलेंगे ना, ये जैसे कि ये मान लीजिए क्या है, पर्णवृंत, तो ये इस तारिका, तो ये पत्ती को यूं नहीं लगाएगा भाई, जैसे कि यूं नहीं लगाएगा, वरना सूर्य की किरणें क्या इस तरह से आ रही है, इस पर लंबवत पड़नी चाहिए, इस तरह से नहीं लगाएगा जहां से पैरेलल प्रकाश, यूं नहीं लगाएगा कि प्रकाश इससे पूरा निकल जाए। क्लियर? ये बात बोल रहा है। लंबा पतला लचीला पर्णवृंत इस तारिका को हवा में हिलाता है ताकि तेज हवा में पत्तियों को मिलती रहे। इस तारिका पत्ती का हरा तथा फूला हुआ भाग होता है, फैला हुआ भाग होता है, जिसमें शिराएं और शिरिकाएं होती हैं। इसके बीच में एक सुस्पष्ट शिरा होती है जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा? मध्य शिरा कहते हैं। शिराएं पत्ती को दृढ़ता प्रदान करती हैं और पानी, खनिज तथा भोजन के स्थानांतरण के लिए नलिकाओं की तरह कार्य करती हैं। विभिन्न पौधों में इस तारिका की आकृति उसके सिर, चोटी, सतह अथवा कटाव में क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। पतली लंबी होगी इस तारिका तो लंबी पत्ती हो जाएगी। अब इसमें यहाँ पर ये तो हुआ पत्ती की संरचना। दूसरा पॉइंट इसमें आता है पत्ती में शिराओं का विन्यास, जिसे बोलते हैं हम शिरा विन्यास है। इसके आधार पर पत्तियां दो प्रकार की होती हैं, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। देखो इसे बता दूं आप लोगों को, शिरा विन्यास दो प्रकार का, जालिकावत और समानांतर। देखो ये जालिकावत, मान लीजिए ये क्या है हमारे पास में, लीफ थी, इस लीफ में ये इस तरह की संरचना, ये मध्य शिरा से निकल रही है शिरिकाएं, शिरिकाएं, ये शिरिकाएं इस तरह से निकलते हुए जाल पे बना लेती है। क्या बनाती है बेटा? जाल, इस तरह से, इसको बोलते हैं जालिकावत। और ये उदाहरण क्या है इसका? द्विबीजपत्री। क्या है बेटा? द्विबीजपत्री। समानांतर में क्या होता है? देखो इधर, जैसे कि ये लीफ है, इससे इस तरह की संरचनाएं निकलती है। मध्य शिरा से सारी जितनी शिरिकाएं निकल रही है वो समानांतर ही निकले, इसके समानांतर निकलती है। तो ये है समानांतर। इसका एग्जाम्पल क्या होता है भाई? उदाहरण इसका होता है एक बीजपत्री। तो आज से आप लोगों का एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री को जो एग्जाम्पल याद करते हो वो रटना बंद। यहीं से आप पहचान लेंगे कि जालिकावत शिरा विन्यास होगा तो द्विबीजपत्री और समानांतर शिरा विन्यास होगा तो एक बीजपत्री पौधा होगा। जैसे कि आप लोगों से पूछूं, गेहूं, चावल, गन्ना, ये सब क्या है आप लोगों के? एक बीजपत्री। लेकिन नीम हो गया, आम हो गया, अंगूर हो गया, टमाटर हो गए, बैंगन हो गए, भिंडी हो गई, ये सब क्या है आप लोगों के? द्विबीजपत्री। अमरूद क्या है? द्विबीजपत्री। क्लियर? यहां से पता चल जाएगा आप लोगों को एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री में अंतर। एनसीईआरटी पे चलते हैं। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। देखो ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, एनसीईआरटी का ये डायग्राम है, ये रहा और ये रहा। ये किसका है आप लोगों का? जालिका शिरा विन्यास। और ये कौन सा है? समानांतर शिरा विन्यास। केले की पत्ती भी इस तरह की होती है। अब एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ है उसको पढ़ लेते हैं। पत्ती पर शिरा तथा शिरिकाओं के विन्यास को शिरा विन्यास कहते हैं। जब शिरिकाएं इस तारिका पर एक जाल सा बनाती है तो उसे जालिकावत शिरा विन्यास कहते हैं और यह प्राय द्विबीजपत्री पादपों में मिलता है। जब शिरिकाएं समानांतर होती हैं तो उसे समानांतर शिरा विन्यास कहते हैं। यह प्राय एक बीजपत्री पादपों में मिलता है। क्लियर? ये हुआ आप लोगों का शिरा विन्यास। दूसरा पॉइंट है इसमें क्या? पत्ती के प्रकार।
पत्ती दो प्रकार की होती है बेटा, सरल और संयुक्त। अब कैसी होती है देखो, इसको बताते हैं आप लोगों को। देखो पत्ती के प्रकार, दो प्रकार की, सरल और संयुक्त। देखो यहां पर ये पत्ती है हमारे पास में, ये यहां से निकल रही है पत्ती इस तरह से, पत्ती निकल रही है और इस पत्ती में ये वाले पॉइंट होते हैं चिरिकाएं, और ये होती है कटान बिंदु। कटान बिंदु, जब ये कटान बिंदु मध्य शिरा तक, ये क्या थी बेटा हमारी मध्य शिरा, मध्य शिरा, ये कटान बिंदु मध्य शिरा तक नहीं पहुंचते तो इसे बोलते हैं सरल पर्ण। लेकिन जब इसमें ये कटान बिंदु कहां तक बेटा, ये कटान बिंदु यहां तक पहुंच जाएंगे तो इस तरह से हमारी लीफ क्या हो जाएगी, कट जाएगी। इस तरह से लीफ क्या हो जाएगी, कट जाएगी। देखो इधर ये लीफ इस तरह से कट गई, जैसे कि आपको नीम की लीफ में दिखाई देगा, गुलमोहर की लीफ में दिखाई देता है, गुलाब की लीफ। तो ये क्या है बेटा आप लोगों की कंपाउंड लीफ, संयुक्त पर्ण, और ये क्या है सरल पर्ण। इसको बोलते हैं सरल पर्ण, इसको बोलते हैं संयुक्त पर्ण। ये अगेन कट जाती है, ये दोबारा से फिर कट जाएगी तो ये विभाजित जाती है। एक बार कटती है तो एक पिच की, क्या बोलते हैं इसे, एक पिच की। दो बार कटती है तो बोलते हैं द्विपिच की, द्विपिच्छिकी। एक पिच्छिकी का एग्जाम्पल है नीम, द्विपिच्छिकी का एग्जाम्पल है गुलमोहर, और ज्यादा बार कटती है तो बहुपिच्छिकी, बहुपिच्छिकी। और बहुपिच्छिकी का एग्जाम्पल होता है क्या, धनिया, उसकी लीफ क्या होती है, कटी फटी होती है। इस तरह से ये तीन होते हैं, एक पिच्छिकी, द्विपिच्छिकी और बहुपिच्छिकी। आपको मैं दिखा भी दूंगा इसको, ठीक है, अभी लाके बता। ये देखो बेटा यहाँ पर ये पर्ण पूरी जा रही है, ये 21वीं मध्य शिरा है, तो ये क्या है बेटा सरल पर्ण। ये क्या है इसमें सरल पर्ण। यदि इसको बोल रहे हैं कि और ज्यादा कट जाएगी, जिस तरह से ये बनेगा हमारे पास में क्या है, ये देखो नीम की पत्ती, ये क्या है नीम की पत्ती, देखो आप लोगों को दिख रही है ना पूरी नीम की पत्ती इस तरह से, ये हमारे पास में ये रही, तो ये क्या है बेटा एक पिच की, ये क्या है एक पिच की। और इस तरह से गुलमोहर की लीफ होती है, वो क्या होती है हमारे पास में द्विपिच की, क्या होती है द्विपिच की। और ये हमारे पास में क्या है धनिया, ये धनिया है, ये देखो बहुत ज्यादा कटा होता है तो क्या होता है बहुपिच्छिकी, ये क्या है कोरिएंडर। इस तरह से ये लीफ होती है। अब आगे देखो इसमें एनसीईआरटी की लाइन है, एनसीईआरटी की लाइन में क्या लिखा हुआ है, देखो देखो जब एनसीईआरटी, जब पत्ती की स्तरिका अच्छिन्न मतलब कटी हुई नहीं होती है, अथवा कटी हुई हो लेकिन कटाव मध्य शिरा तक नहीं पहुंच पाता, तो इसे हम क्या बोलते हैं सरल पत्ती बोलते हैं। जबकि स्तरिका का कटाव मध्य शिरा तक पहुंच पाता है तो बहुत पत्रकों में टूट जाता है, ऐसी पत्ती को संयुक्त पत्ती कहते हैं। कौन सी वाली है, ये रही आप लोगों की नीम, ठीक है। सरल और संयुक्त पर्ण दोनों में पर्ण वृंत के कक्ष से निकल कली क्या होती है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है दोनों में पर्ण वृंत के कक्ष में क्या होती है कली होती है, लेकिन संयुक्त पत्ती के पत्रकों के कक्ष में कली नहीं होती। यहां पर हम किस में बात कर रहे हैं, सरल पर्ण में होगी, लेकिन ये क्या है आप लोगों की संयुक्त, इसमें यहाँ पर कक्ष कली नहीं होगी, यहाँ पर ये बोल रहा है वो। संयुक्त पत्तियां दो प्रकार की होती हैं, पिच्छाकार संयुक्त पर्ण और हस्ताकार संयुक्त पर्ण। पिच्छाकार संयुक्त पर्ण जैसे कि एक पिच्छकी, द्विपिच्छकी, बहुपिच्छकी, जो मैंने बताया था। बहुत पत्रक एक ही अक्ष या मध्य शिरा के रूप में होते से बोलते हैं, उदाहरण है नीम। हस्ताकार संयुक्त पर्ण मतलब एक ही बिंदु से जब बहुत सारी क्या निकलते हैं पत्रक निकलते हैं, इनको बोलते हैं पत्रक, इसको बोलते हैं सिल्क कॉटन। पत्रक एक ही बिंदु से अर्थात पर्णवृंत की चोटी से जुड़े होते हैं तो इसे बोलते हैं सिल्क कॉटन का वृक्ष। ये रहा हमारे पास में सिल्क कॉटन, ये रहा सिल्क कॉटन, आपको दिख रहा है ये सिल्क कॉटन, ये रहा सिल्क कॉटन, एक ही पॉइंट से
पर्णवृंत, ये पर्णवृंत है, इसके शीर्ष बिंदु से ये पत्तक निकल रहे हैं, इसको बोलते हैं हमारा सिल्क कॉटन हस्ताकार। ये क्या है? हस्ताकार है आप लोगों का संयुक्त पर्ण। इस तरह से हमारा ये भी कंप्लीट हुआ क्या? पर्ण पत्ती के प्रकार, सरल और संयुक्त। दूसरा पॉइंट है इसमें पर्ण विन्यास। पत्तियां तने पर किस तरह से लगी होती है? 3 तरह से लगी होती है। ठीक है, देखो इधर तने अथवा शाखा पर पत्तियों का विन्यास के क्रम को पर्ण विन्यास कहते हैं। यह प्राय 3 प्रकार का होता है, एकांतर, सम्मुख और चक्राकार। एकांतर मतलब देखो इधर डायग्राम से तीनों बता दूं मैं आपको, इसमें देख लो पर्ण विन्यास, पर्ण विन्यास, एकांतर, सम्मुख और चक्रिक। ये हमारा पास क्या है बेटा? तना और नोड जहां से पत्ती निकलती है। ये एक नोड, एक नोड, एक नोड। एक पत्ती इधर निकले, कहां निकले? एक साइड पे, इधर निकल रही एक पत्ती, एक पत्ती इधर निकल रही है, एक पत्ती इधर निकल रही है। ये हो गया एकांतर क्रम। ये मिलता है हमारा गुड़हल में। सम्मुख, एक ही नोड से 2 पत्तियों का युग्म निकले, ये इधर, ये क्या है बेटा? सम्मुख। चक्रिक, चक्रिक में क्या होता है? ये आप लोगों का मिलता है एलिस्टोनिया में। एक ही नोड से क्या निकलना? बहुत सारी पत्तियां निकलना, इस तरह से। ये इस तरह की संरचना होती है एलिस्टोनिया में। तो ये तीनों है, एकांतर, सम्मुख और चक्रिक। एनसीईआरटी में देखते हैं इनको। ये रहा गुड़हल, अमरूद और चंपा मेरे पास है, मैं बता दूं आपको। ये रहा गुड़हल। गुड़हल में देखो बेटा एकांतर, एक इधर से निकल रहा है, एक इधर से निकल रहा है, एक इधर से निकलती है, एक इधर से निकलती है, ये है एकांतर। ये है गुड़हल। गुड़हल में क्या होती है? एकांतर पर्ण विन्यास पाया जाता है। और यहाँ अमरूद, बहुत दिन हो गए बेटा अमरूद को, जो अमरूद में देखो, अमरूद में देखो बेटा क्या है? सम्मुख, एक ही पॉइंट से एक इधर निकल रही है, एक इधर निकल रही है, एक इधर। ये कौन सा विन्यास है आप लोगों का बेटा? सम्मुख। अमरूद में ऐसा मिलता है। और एलिस्टोनिया जिसको बोलते हैं चंपा, उसमें चक्राकार मिलता है। पढ़ लेते हैं अब इनको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। अथवा शाखा पर पत्तियां विन्यासित क्रम में पर्ण विन्यास कहते हैं। प्राय 3 प्रकार का होता है, एकांतर, सम्मुख और चक्राकार। अब यहाँ बोल रहा है कि एकांतर में, एकांतर पर्ण विन्यास में एक अकेली पत्ती प्रत्येक गांठ पर एकांतर रूप में लगी रहती है। उदाहरण क्या है उसका? गुड़हल, सरसों, सूर्यमुखी। ये दूसरा सम्मुख, सम्मुख प्रकार के पर्ण विन्यास में प्रत्येक गांठ पर एक जोड़ी, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक जोड़ी पत्तियां निकलती हैं, एक दूसरे पर सम्मुख होती हैं। इसका उदाहरण है कैलोट्रोपिस और अमरूद। बहुत इजी याद हो जाएगा। यदि एक ही गांठ पर 2 से अधिक पत्तियां निकलती हैं और वे उसके चारों ओर चक्राकार चक्कर बनाती हैं, तो इसे चक्राकार पर्ण विन्यास कहते हैं। एग्जाम्पल है एलिस्टोनिया डेविल ट्री। ये रहा इसका एग्जाम्पल। तो बेटा यहां तक हमारा जड़, तना और पत्ती कंप्लीट हुआ। आगे का सेकंड पार्ट हम लेकर आएंगे, उसमें हम पुष्पक्रम और पुष्प के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।